चलिए हम देखते हैं पॉलिटी के एनसीईआरटी क्लास 7 के हम देखते हैं। इसमें संचार माध्यम और विज्ञापन देखेंगे। चैप्टर 6 है। चैप्टर के नाम है संचार माध्यमों को समझना। टेलीविजन पर आपका पसंदीदा प्रोग्राम कौन सा है? रेडियो पर आपको क्या सुनना अच्छा लगता है? प्रायः आप कौन से अखबार या पत्रिकाएं पढ़ते हैं? क्या आप इंटरनेट पर सर्फिंग करते हैं? आपको उसमें सबसे उपयोगी क्या लगता है? क्या आप उस एक शब्द को जानते हैं जो प्रायः सामूहिक रूप से रेडियो, टीवी, अखबार, इंटरनेट और संचार के अन्य साधनों के लिए प्रयोग में लाया जाता है? यह शब्द है मीडिया। इस पाठ में आप मीडिया यानी संचार माध्यमों के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। आप जानेंगे कि यह कैसे काम करता है और कैसे हमारे प्रतिदिन के जीवन को प्रभावित करता है। क्या आप किसी एक ऐसी चीज को याद कर सकते हैं जो आपने इस सप्ताह में संचार माध्यमों से सीखा है? स्थानीय मेले की दुकान से लेकर टीवी के कार्यक्रम तक जो आप देखते हैं, इन सबको संचार माध्यम यानी मीडिया कहा जाता है। और मीडिया अंग्रेजी के मीडियम शब्द का बहुवचन है और इसका तात्पर्य उन विभिन्न तरीकों से है जिनके द्वारा हम समाज में विचारों का आदान प्रदान करते हैं। मीडियम का अर्थ है माध्यम, क्योंकि मीडिया का संदर्भ संचार माध्यमों से है, इसलिए हर चीज जैसे फोन पर बात करने से लेकर टीवी पर शाम के समाचार सुनने तक को मीडिया कहा जाता है। टीवी, रेडियो और अखबार संचार माध्यमों के ऐसे रूप है जिनकी पहुंच लाखों लोगों तक है और देश और विदेश के जनसमूह तक है, और इसलिए इन्हें जनसंचार माध्यम या मास मीडिया कहते हैं। संचार माध्यम और तकनीकी आपके लिए संभवतः संचार माध्यमों के बिना अपने जीवन की कल्पना करना भी कठिन है, लेकिन केवल टीवी और इंटरनेट के विस्तृत उपयोग हाल ही में शुरू हुए हैं। उन्हें प्रचलन में आए अभी 20 वर्ष भी नहीं हुए हैं और जनसंचार माध्यमों के लिए उपयोग में आने वाली प्रौद्योगिकी निरंतर बदलती रहती है। अखबार, टेलीविजन और रेडियो लाखों लोगों तक पहुंच सकते हैं क्योंकि इसमें एक विशिष्ट प्रकार की तकनीकी का उपयोग किया जाता है। हम अखबारों और पत्रिकाओं की छपे हुए माध्यमों के रूप में और टीवी तथा रेडियो की इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के रूप में भी चर्चा करते हैं। आपके विचार में समाचार पत्रों को छपे हुए माध्यम क्यों कहा जाता है? आगे पढ़ने पर आपको पता चलेगा कि ये नाम संचार माध्यमों द्वारा प्रयोग में लाई जा रही तकनीकी से संबंधित है। नीचे दिए गए चित्रों को आपको पता चलेगा कि पिछले सालों में जनसंचार माध्यम के इस्तेमाल में लाई जा रही तकनीकी किस प्रकार बदलती है और आज भी बदलती जा रही है। तकनीकी तथा मशीनों को बदलकर अत्याधुनिक बनाने में संचार माध्यमों को अधिक लोगों तक पहुंचाने में मदद मिलती है और इससे ध्वनि और चित्रों की गुणवत्ता में सुधार आती है, लेकिन तकनीकी इससे भी अधिक कुछ करती है। यह हमारे जीवन के बारे में सोचने के ढंग में परिवर्तन लाती है। उदाहरण के लिए आज हमारे लिए टेलीविजन के बिना जीवन का कल्पना करना कठिन है। टेलीविजन के कारण हम अपने आप को विश्व समाज का एक सदस्य समझने लगते हैं और टेलीविजन के कारण हम अपने आप को विश्व समाज का एक सदस्य समझने लगते हैं और टेलीविजन में प्रदर्शित चित्र सैटेलाइट और केबल के विस्तृत जाल के माध्यम से अत्यंत सुदूर क्षेत्रों तक पहुंच जाते हैं। इसके कारण हम संसार के अन्य भागों के समाचार और मनोरंजन कार्यक्रम देख पाते हैं। आप टीवी पर जो कार्टून देखते हैं वे अधिकांश जापान या संयुक्त राज्य अमेरिका के होते हैं। अब हम चेन्नई या जम्मू में बैठकर अमेरिका में फ्लोरिडा के समुद्री तूफान की छवियों को देख सकते हैं और टेलीविजन ने दुनिया को बहुत पास ला दिया है। संचार माध्यम और धन देखें। जनसंचार द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली विभिन्न तकनीकें अत्यंत खर्चीली हैं। जरा टीवी स्टूडियो के बारे में सोचिए, जहां पर समाचार वाचक बैठता है। इसमें लाइट, कैमरे, ध्वनि रिकॉर्ड करने के यंत्र, संप्रेषण के लिए सैटेलाइट आदि हैं और इन सभी का मूल्य बहुत अधिक है। समाचार के स्टूडियो में केवल समाचार वाचक को ही वेतन नहीं दिया जाता, बल्कि बहुत सारे लोग जो प्रसारण में सहायक होते हैं और इसमें वे लोग सम्मिलित हुए जो कैमरे और प्रकाश की व्यवस्था करते हैं। जैसे कि आपने अभी पढ़ा, जनसंचार माध्यम निरंतर बदलते रहते हैं, इसलिए नवीनतम तकनीकी जुटाने पर भी बहुत धन व्यय होता है और इस खर्चों के कारण जनसंचार माध्यमों को अपना काम करने के लिए बहुत अधिक धन की आवश्यकता होती है। परिणामतः अधिकांश टीवी चैनल और समाचार पत्र किसी बड़े व्यापारिक के प्रतिष्ठान का भाग होते हैं और जनसंचार माध्यम लगातार धन कमाने के विभिन्न तरीकों के बारे में सोचते रहते हैं और एक तरीका जिसके द्वारा जनसंचार माध्यम धन
अर्जित करते हैं। विभिन्न वस्तुओं के विज्ञापन का है, जैसे कारें, चॉकलेट, कपड़े, मोबाइल फ़ोन आदि। आपने ध्यान दिया होगा कि अपने प्रिय टेलीविज़न कार्यक्रम को देखते हुए आपको ऐसे अनेक विज्ञापन देखने पड़ते हैं। टेलीविज़न पर क्रिकेट का मैच देखते हुए भी हर ओवर के बाद बार बार वही विज्ञापन दिखाए जाते हैं। इस तरह प्रायः बार बार आप उन्हीं छवियों को देखते हैं, जैसे कि आप अगले अध्याय में पढ़ेंगे। विज्ञापन के बार बार आवृत्तियाँ इस आशा की जाती है कि आप बाहर जाकर विज्ञापित वस्तु खरीदें। उसके बाद संचार माध्यम और लोकतंत्र देखें। संचार माध्यम और लोकतंत्र देखें तो लोकतंत्र में देश और संसार के बारे में समाचार देने और उसमें होने वाली घटनाओं पर चर्चा करने में संचार माध्यमों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए संचार माध्यमों से नागरिक जान सकते हैं कि सरकार किस प्रकार काम कर रही है। यदि लोग चाहे तो इन समाचारों के आधार पर कार्रवाई भी कर सकती है। ऐसा वे संबंधित मंत्री को पत्र लिखकर सार्वजनिक विरोध आयोजित करके और हस्ताक्षर अभियान आदि चलाकर सरकार से पुनः उसके कार्यक्रम पर विचार करने का आग्रह कर सकती है। और जानकारी देने के संबंध में समाचार माध्यम की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए यह आवश्यक है कि जानकारी संतुलित होनी चाहिए। और आइए अगले पृष्ठ पर दिए गए एक ही समाचार के दो भिन्न रूपों को पढ़कर समझने की संतुलित संचार माध्यम का क्या तात्पर्य है। यहाँ दिया गया है न्यूज ऑफ इंडिया के रिपोर्ट। प्रदूषण फैलाने वाले कारखानों पर वज्रपात विरोधियों द्वारा चक्का जाम यातायात रुका। इसमें लिखा गया है कि राधिका मलिका लिखती है, कारखानों के मालिकों और मजदूरों के हिंसात्मक विरोध ने आज शहर की गतिविधियों को रोक कर रख दिया है और सड़कों पर वाहन के विशाल जाम लगने के कारण लोग समय में अपने काम पर नहीं पहुंच पा रहे हैं और कारखाना मालिक और मजदूर सरकार के प्रदूषण फैलाने वाली इकाइयों को बंद करने के निर्णय का विरोध कर रहे हैं। यद्यपि सरकार ने यह निर्णय कुछ जल्दीबाजी में लिया है, परंतु विरोधियों को काफ़ी समय से यह पता था कि उनकी इकाइयाँ गैरकानूनी है और इन इकाइयों के बंद होने से शहर में प्रदूषण का स्तर काफ़ी कम हो जाएगा। शहर के गणमान्य नागरिक श्री जैन ने कहा, हमारा शहर भारत के नए व्यावसायिक केंद्र के रूप में स्थापित होता जा रहा है और इसके साथ साथ यह भी आवश्यक है कि शहर साफ और हरा भरा रहे और प्रदूषण फैलाने वाले कारखानों को हटा दिया जाना चाहिए और विरोध करने के स्थान पर कारखानों के मालिकों और कामगारों को पुनः स्थापना कर प्रस्ताव स्वीकार कर लेना चाहिए। दूसरा न्यूज है इंडिया दिल्ली की रिपोर्ट है, कारखानों के बंद होने से घोर असंति। इसमें है कि शहर के आवासीय क्षेत्र में 1 लाख कारखानों का बंद होना एक गंभीर समस्या का रूप ले सकता है। सोमवार को हजारों कारखाना मालिक और कामगार कारखाना बंदी पर अपना कड़ा विरोध जताने के लिए सड़कों पर उतर आए हैं और उन्होंने कहा कि इससे उनकी रोजी रोटी छिन जाएगी। और उनका कहना है कि गलती नगर निगम में है और क्योंकि वह आवासीय क्षेत्रों में लगातार नए कारखाने लगाने के लाइसेंस देते रहते हैं। और उन्होंने यह भी कहा कि उनकी पुनर्स्थापना के लिए पर्याप्त प्रयत्न नहीं किया गए और कारखानों के मालिकों और मजदूरों ने कारखाने बंद करवाने के विरोध में शहर में 1 दिन का बंद प्रस्तावित किया है। एक कारखाने के मालिक श्री शर्मा ने कहा, सरकार कहती है कि उसने हमारे पुनर्स्थापन के लिए बहुत कार्य किया है, लेकिन जिस प्रकार के क्षेत्र वह हमें दे रही है वहाँ किसी प्रकार की सुविधाएं नहीं है और पीछे 5 वर्षों में वहाँ कोई विकास की कार्य नहीं हुए। वास्तविकता तो यह है कि यदि आप इनमें से केवल एक समाचार पढ़ेंगे तो विषय पर एक ही पक्ष जान पाएंगे। यदि आपने न्यूज ऑफ इंडिया पढ़ा है तो वो आपको विरोधियों की बातें व्यर्थ उत्पन्न लगती है और उनका यातायात व्यवस्था में बाधा उत्पन्न करना और अपनी कारखानों से शहर में प्रदूषण फैलाते रहना और आपके मन में उनकी बुरी छवि अंकित करना है। दूसरी ओर यदि आपने इंडिया डेली पढ़ा तो वो आप जानेंगे कि कारखाने बंद होने पर बहुत से लोग अपनी रोजी रोटी खो देंगे क्योंकि पुनर्स्थापन के प्रयास अपर्याप्त है और इन दोनों में से एक ही विवरण संतुलित नहीं है। और संतुलित रिपोर्ट वह होती है जिसमें किसी भी विषय पर हर दृष्टिकोण से चर्चा की जाती है, फिर आपको स्वयं अपनी राय बनाने के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया जाता है।
संतुलित रिपोर्ट लिख पाना संचार माध्यमों के स्वतंत्र होने पर निर्भर करता है। स्वतंत्र संचार माध्यमों से तात्पर्य यह है कि उनके द्वारा दिए जाने वाले समाचारों को कोई भी नियंत्रण या प्रभावित न करे और समाचार का विवरण देने में कोई भी उन्हें निर्देशित न करे कि उनमें क्या सम्मिलित किया जाना चाहिए और क्या नहीं। लोकतंत्र में स्वतंत्र संचार माध्यमों का होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। जैसे कि आपने ऊपर पढ़ा, संचार माध्यमों द्वारा प्रदान की गई जानकारी के आधार पर ही हम नागरिकों के रूप में कार्रवाई करते हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि यह जानकारी विश्वसनीय और तटस्थ हो। तथ्य यह है कि संचार माध्यम स्वतंत्र नहीं है। इसके मुख्यतः दो कारण हैं। पहला कारण सरकार का उन पर नियंत्रण। जब सरकार समाचार के किसी अंश, फिल्म के किसी दृश्य या गीत के किसी अभिव्यक्ति को जन समुदाय तक पहुंचाने से प्रतिबंधित करती है तो इसे सेंसरशिप कहा जाता है। अब भारत के इतिहास में ऐसे समय भी आए जब सरकार ने संचार माध्यमों के ऊपर सेंसर लगाए और इसमें सबसे बुरा समय 1975 से 77 तक आपातकाल का था। और सरकार यद्यपि फिल्मों पर तो निरंतर सेंसर रखती है, लेकिन वह संचार माध्यमों से दिखाए गए समाचारों में पूरी तरह ऐसा नहीं करती। और सरकार द्वारा सेंसरशिप न होने पर भी आजकल अधिकांश समाचार पत्र संतुलित विवरण में असफल रहे हैं और इसके कारण बहुत जटिल है। और संचार माध्यम के विषय में शोध करने वाले लोगों का कहना है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि संचार माध्यमों पर व्यापारिक प्रतिष्ठानों का नियंत्रण है। कई बार किसी विवरण के एक पक्ष पर ही ध्यान केंद्रित कराना इनके हित में होता है। संचार माध्यमों द्वारा निरंतर धन ही आवश्यकता और उनके लिए विज्ञापन पर निर्भरता के कारण भी उन लोगों के लिए विरोध में लिखना कठिन हो जाता है जो विज्ञापन देते हैं। और इसलिए व्यापार से गहन जुड़ाव होने के कारण अब संचार माध्यमों को स्वतंत्र नहीं समझा जाता। इसके अतिरिक्त संचार माध्यम किसी मुद्दे के खास पक्ष पर इसलिए भी ध्यान केंद्रित करती है क्योंकि उसे विश्वास है कि इससे विवरण रुचिकर हो जाएंगे। और इसी तरह यदि वे किसी विषय पर जन समर्थन बढ़ाना चाहते हैं तो वो भी मुद्दे के एक पक्ष पर ही ध्यान केंद्रित करते हैं। यहाँ है टीवी हमारे साथ क्या करता है और हम टीवी के साथ क्या कर सकते हैं। बहुत से घरों में अधिकांश समय टीवी चलता ही रहता है और हमारे चारों ओर की दुनिया के बारे में बहुत से विचार जो कुछ टीवी पर देखते हैं उसी से बनते हैं और यह दुनिया को देखने वाली एक खिड़की की तरह है। और आपके विचार में यह हमें कैसे प्रभावित करता है। टीवी में अनेक प्रकार के कार्यक्रम हैं। सांस भी कभी बहुत ही जैसी पारिवारिक धारावाहिक, खेल कार्यक्रम जैसे कौन बनेगा करोड़पति, वास्तविक जीवन को दर्शाने वाले कार्यक्रम जैसे बिग बॉस, समाचार, खेल और कार्टून आदि। हर कार्यक्रम के पहले, बीच में और अंत में विज्ञापन होते हैं। क्योंकि टीवी का समय बहुत महंगा होता है और इसलिए केवल वे ही कार्यक्रम दिखाए जाते हैं जो अधिकतम दर्शकों को आकर्षित कर सके। और आपके विचार में से ऐसे कौन से कार्यक्रम हो सकते हैं और उन चीज़ों के बारे में सोचिए जो टीवी में दिखाई जाती है या नहीं दिखाई जाती। टीवी हमें अमीरों के जीवन के बारे में अधिक दिखाता है या गरीबों के। हमें यह सोचने की ज़रूरत है कि टीवी का हम पर क्या प्रभाव पड़ता है। यह दुनिया के बारे में हमारे दृष्टिकोण, हमारे विश्वासों, हमारे रुख और मूल्यों को कैसे बनाता है। हमें यह समझने की ज़रूरत है कि यह हमें संसार का अधूरा दृश्य ही दिखाता है और अपनी पसंद के कार्यक्रमों का आनंद लेते हुए भी हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि टीवी के पर्दे से हटकर भी एक उत्सुकता भरा बड़ा संसार है। दुनिया में ऐसा बहुत कुछ हो रहा है जिसकी ओर टीवी ध्यान नहीं देता। और फिल्म स्टारों, सुप्रसिद्ध व्यक्तियों और ध्यानाद्य जीवन शैलियों से परे भी ऐसे संसार है जहां हम सबको पहुंचना चाहिए और विभिन्न प्रकार से अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करनी चाहिए। और हमें ऐसा सर्जक दर्शक बनना चाहिए जो कार्यक्रम को आनंद भी ले और देखे और सुने गए प्रसंगों का पर भी प्रश्न उठाए। मसौदा तय किया जाना देखें तो किन घटनाओं पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। इसमें भी संचार माध्यमों की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है और इसी के आधार पर वह तय कर देते हैं कि क्या समाचार में दिए जाने योग्य है। उदाहरण के लिए आपके विद्यालय के वार्षिक उत्सव की खबर शायद समाचार में दिखे जाने योग्य नहीं है, लेकिन यदि कोई प्रसिद्ध अभिनेता उसमें मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित हो तो संचार माध्यमों की रुचि इससे समाचारों में सम्मिलित करने में हो सकती है।
कुछ खास विषयों पर ध्यान केंद्रित करके संचार माध्यम हमें विचारों, भावनाओं और कार्यों को प्रभावित करता है और हमारा ध्यान उन मुद्दों की ओर आकर्षित करता है और हमारे जीवन पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालने और हमारे विचारों को निर्मित करने में मुख्य भूमिका होने के कारण ही प्रायः यह कहा जाता है कि संचार माध्यम ही हमारा मसौदा या एजेंडा तय करते हैं। अभी हाल ही में संचार माध्यमों ने कोलापेयों में कीटनाशकों का स्तर खरीदने के स्तर तक बढ़े हुए होने के और हमारा ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने कीटनाशकों के अत्यधिक मात्रा में होने वाली रिपोर्ट प्रकाशित की थी और इस तरह हमें कोलापेयों को अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता और सुरक्षा मापदंडों के अनुसार नियमित रूप से नियंत्रित करने की आवश्यकता महसूस कराई और उन्होंने सरकार के दबाव के बावजूद निडरतापूर्वक घोषणा की कि कोला पीना सुरक्षित नहीं है और इस वृत्तांत को पेश करके संचार माध्यमों ने निश्चित रूप से हमारा ध्यान ऐसे विषयों पर केंद्रित करने की कोशिश की जिस पर यदि उनकी रिपोर्ट न आती तो हमारा ध्यान भी न जाता और कई बार ऐसी घटनाएं हो जाती है जब संचार माध्यम उन विषयों पर हमारा ध्यान केंद्रित कराने में असफल रहते हैं जो हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए पीने का पानी हमारे देश की एक बड़ी समस्या है। प्रति वर्ष हजारों लोग कष्ट सहते हैं और मर जाते हैं क्योंकि उन्हें पीने के लिए सुरक्षित पानी नहीं मिलता है और फिर भी संचार माध्यम हमें इस विषय पर बहुत कम ही चर्चा करते हुए दिखाई देते हैं। और एक सुविख्यात भारतीय पत्रकार ने लिखा कि कैसे वस्त्रों को नया रूपाकार देने वाले डिजाइनरों ने फैशन वीक में ध्यानों के समक्ष अपने नए वस्त्र प्रदर्शित करके सभी समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठ पर स्थान पा लिया जबकि उसी सप्ताह मुंबई में अनेक झोपड़पट्टियों को गिरा दिया गया कि किसी ने इन पर जरा सा भी ध्यान केंद्रित नहीं किया। स्थानीय संचार देखें तो यह जानकर कि संचार माध्यम उन छोटे छोटे मुद्दों में रुचि नहीं लेंगे जिनका संबंध साधारण लोगों और उनके जीवन से। इसलिए कई स्थानीय समूह स्वयं अपना संचार माध्यम प्रारंभ करने के लिए आगे आए और कई लोग सामूहिक रेडियो द्वारा किसानों को विभिन्न फसलों के मूल्य के बारे में बताते हैं और उन्हें बीज तथा उर्वरकों के प्रयोग के बारे में परामर्श देते हैं। कुछ अन्य लोग काफ़ी सस्ते और आसानी से मिल जाने वाले वीडियो कैमरे इस्तेमाल करके विभिन्न निर्धन समाजों के वास्तविक जीवन की स्थिति पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाते हैं और कभी कभी तो इन गरीब लोगों को भी फिल्म बनाने के लिए कैमरे और तकनीकी ज्ञान का प्रशिक्षण भी देते हैं। दूसरा उदाहरण खबर लहरिया नामक एक समाचार पत्र का है जो उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले की 8 दलित महिलाओं द्वारा हर 15 दिन में निकाला जाता है और स्थानीय बुंदेली भाषा में लिखित एक 8 पृष्ठ के समाचार पत्र में दलितों से संबंधित विषयों, स्त्रियों के प्रति हिंसा और राजनीतिक भ्रष्टाचार से संबंधित रिपोर्ट होते हैं और इन समाचार पत्रों के माध्यम इस समाचार पत्रों के पाठक हैं किसान, दुकान, पंचायत के सदस्य और स्कूल के शिक्षक और वे महिलाएं जिन्होंने अभी हाल ही में पढ़ना लिखना शुरू किया। प्रजातंत्र के नागरिक के रूप में हमारे जीवन में संचार माध्यम बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं क्योंकि संचार माध्यमों के द्वारा ही हम सरकार के कामों से संबंधित विषयों के बारे में जानते हैं। संचार माध्यम निश्चित करते हैं कि किन बातों पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए और किस तरह वह एजेंडा निश्चित कर देते हैं। यदि कभी सरकार चाहे तो संचार माध्यम को किसी घटना को खबर छापने से रोक सकती है और इसे सेंसरशिप कहा जाता है। आजकल संचार माध्यम और व्यापार का घनिष्ठ संबंध होने के प्राय संतुलित रिपोर्ट का प्रकाश में आना कठिन है और इसे ध्यान में रखते हुए हमारे लिए यह सजगता महत्वपूर्ण है कि समाचार ने इससे तथ्यात्मक जानकारी भी प्राय पूर्ण नहीं होती है और एक पक्षीय हो सकती है। अतः हमें समाचार के विश्लेषण के लिए निम्नलिखित प्रश्न पूछने चाहिए। इस रिपोर्ट से मुझे कौन सी जानकारी मिल रही है और कौन सी आवश्यक जानकारी नहीं दी जा रही है और यह लेख इसके दृष्टिकोण में लिखा गया है और किसका दृष्टिकोण छोड़ दिया जाता है और क्यों। प्रकाशित देखे थे इससे तात्पर्य समाचार रिपोर्टों, लेखों, साक्षात्कार और विवरण आदि से है जिन्हें समाचार पत्रों, पत्रिकाओं और पुस्तकों में छापा जाता है जिससे उन्हें बहुत अधिक लोग पढ़ सकते हैं। उसके बाद सेंसरशिप क्या है तो इसका तात्पर्य सरकार की उस शक्ति का अधिकार से है जिसके अंतर्गत सरकार कुछ विवरण प्रकाशित करने या प्रदर्शित करने पर रोक लगा सकती है। प्रसारण इस पाठ में इस शब्द का प्रयोग टीवी
टीवी अथवा रेडियो के कार्यक्रम के संबंध में हुआ है, जिनको बहुत बड़े क्षेत्र में प्रेषित किया जाता है। सार्वजनिक विरोध इसमें विशाल संख्या में लोग एकजुट होकर किसी विषय पर खुले रूप से अपना विरोध प्रकट करते हैं और यह प्राय रैली आयोजन, हस्ताक्षर अभियान तथा सैकड़ों को अवरुद्ध करने के लिए किया जाता है।